हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग ने स्लिंग वन को बचाने के लिए सुजाको प्लेनेट से बाहर जा चुका था, जहां वो हेवनली मैसेंजर के साथ में स्लिंग वन के लिए एक जबरदस्त फाइट लड़ता है। मगर वांगलिंग को काफी ज्यादा चोटें लग रही थी और मिस स्लिंग वन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी वो जावरू की बॉडी पर कब्जा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही जावरू की बॉडी से बाहर आते हुए अपनी सोल को शटर कर देती है ताकि वांगलिंग को उसके लिए और ज्यादा मुश्किलें ना उठानी पड़े। इस बात ने बेशक ही वांगलिंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने हेवनली पल का इस्तेमाल करते हुए मिस लिंग वन के सोल के कई सारे टुकड़े अपने हेवनली पल के अंदर इकट्ठा कर लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर वांगलिंग को अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी। इसके बाद वांगलिंग फैसला करता है कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा ताकि वो मास्टर सीटूनान को जल्द से जल्द डीप स्लीप से जगा सके, और इसी के लिए वो वापस से सुजाको प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ कुछ सालों पहले से होती है, जब वांगलिंग सुजाको प्लेनेट को छोड़कर जा चुका था। तो पीछे की तरफ सुजाको प्लेनेट पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, क्योंकि इमोर्टल ग्रेवयार्ड के लोग आजाद होने वाले हैं। उनका 11 लीफ एंसेस्टर बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था कि आज से हजारों साल पहले जो फर्स्ट सुजाको था उसने हम लोगों को सील करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। साथ ही साथ 5 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर्स ने भी खुद को सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से हमारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड के ऊपर 5 सीलिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर देगी, और ये सीलिंग फॉर्मेशन हम लोगों को 10,000 साल तक यहाँ नीचे कैद करके रखी हुई है। लेकिन चूंकि अब मैं असेंडेंट लेवल की पीक पर पहुंच चुका हूँ, तो अब मेरी क्लैन को आजाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ जब वो 11 लीफ एंसेस्टर इसी तरह की बातें कर ही रहा था, तब भी अचानक हम देखते हैं कि वो 5 फॉर्मेशन सोर्ड तेजी से उस पर अटैक करना शुरू हो गई। लेकिन 11 लीफ एंसेस्टर हार नहीं मानता और वो उन सारी की सारी सोर्ड्स को अपनी बॉडी पर झेल रहा था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि आज से हजारों साल पुरानी उस जंग में मैं उस जंग में काफी ज्यादा कमजोर था। मैं सिर्फ अपने क्लैन के लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख पाया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर फिर इन 10,000 सालों में मैंने कई सारे तलिस्मन एब्सॉर्ब करे। मेरे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के लोग मुझे एंसेस्टर की तरह पूछ रहे, जबकि उन्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि मैं वो डरपोक था जो कि जंग से भाग गया। मुझे अपनी गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। मैं मरना डिजर्व करता हूँ, इसलिए आज के दिन मैं अपनी सोल को सेक्रीफाइस करूंगा ताकि ये 5 सोल फॉर्मेशन को तोड़ दिया जा सके, और इसके बाद मैं एंसेस्टर स्पिरिट ट्री बनकर अपने क्लैन का साथ दूंगा। एक बार फिर से इस दुनिया पर हमारी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का राज होगा। यहाँ पर यही सब कहते हुए 11 लीफ एंसेस्टर ने खुद की सोल को सैक्रिफाइस करते हुए 5 सोल फॉर्मेशन को तोड़ते हुए खुद को एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर से इमोर्टल ग्रेवयार्ड के लोग आजाद हो गए और वो जमीन के नीचे से निकलते हुए एक बार फिर से धरती पर कदम रखते हैं। जहाँ बाहर आते उन सारे के सारे शमन और वॉरियर्स ने अपने एंसेस्टर को रिस्पेक्ट पेश करना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि अब सुजाको प्लेनेट हमारा होगा, सबको जान से मार डालो। इस पर सब लोग नारे लगाते हुए कहते हैं कि हाँ, मार डालो, मार डालो। दूसरी तरफ सुजाको एम्परर को भी इस बात की खबर हो गई थी कि इमोर्टल ग्रेवयार्ड वाले लोग सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़कर जमीन से निकलकर बाहर आ चुके हैं। इसलिए सुजाको एम्परर मास्टर जियो क्यूसी फौरन से हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि मैं 14 जनरेशन का सुजाको एम्परर तुम सब लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि सुजाको प्लेनेट पर जितने भी कल्टिवेटर है वो सारे के सारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड की शमन और वॉरियर्स के खिलाफ जंग का आगाज कर दे, जिसके साथ ही सुजाको प्लेनेट पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। इस बात का वांगलिंग को फिलहाल कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि वो तो प्लेनेट से बाहर था। और अब कुछ साल गुजरने के बाद वांगलिंग वापस से अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए सुजाको प्लेनेट की तरफ ही बढ़ रहा था, जहाँ रास्ते में वो बैठते हुए कह रहा था कि मैं सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन से एक ही कदम दूर हूँ, और इस वक्त मेरे पास जितनी इमोर्टल जेड मौजूद है वो मेरे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी नहीं होंगे। और वैसे भी इमोर्टल जेड्स ढूंढना कोई आसान काम नहीं। लगता है कि पहले मुझे सोल रिफाइनिंग सेट जाना चाहिए, जहाँ पर मेरी मुलाकात मास्टर डुनकियान से होगी। यकीनन उनके पास इसका कोई न कोई सोल्यूशन होगा। यही सब कहते हुए वांगलिंग तेजी से सुजाको प्लेनेट की तरफ बढ़ जाता है। मगर सुजाको प्लेनेट में इंटर होने से पहले ही दूर से वांगलिंग ने एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री को देख लिया था, जिसे देखकर वांगलिंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सुजाको प्लेनेट के जाओ कंट्री पर आ गया, जहाँ पर हम लोग वांगलिंग के कजन वांग जाओ को देखते हैं, जो कि इस वक्त कोर फॉर्मेशन स्टेज के पीक पर पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर उसके और उसके दोस्तों की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि इन लोगों पर एक शमन लगातार अपने रूल्स के इस्तेमाल करते हुए अटैक्स पर अटैक्स कर रहा था, और इसी की वजह से यहाँ पर वांगजाओ के कई सारे साथी मारे गए। वो खुद भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो आसमान की तरफ दिखते हुए चिल्लाकर कहता है कि कमीने डरपोक, इस तरह चुप कर हम पर हमला करने के बजाय सामने आओ। वांगजाओ का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके सामने आसमान में एक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक 6 स्लेव शमन हंसते हंसते निकल कर बाहर आ जाता है, जिसके साथ उसके 2 पपेट्स भी मौजूद थे। और वो यहाँ पर हंसते हुए वांगजाओ से कह रहा था कि छोटे बच्चे
भागना शुरू करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं खेलने वाला। और चूंकि तुम सरेंडर भी नहीं करना चाहते तो लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी थोड़ी सी ताकत दिखानी चाहिए। यहाँ वो शमन ये कहती है किसी तरह का स्पेल का इस्तेमाल करते फौरन से वांग ज़ाओ के मरे हुए साथियों को अपने पपेट्स में कन्वर्ट करना शुरू हो गया, जो कि खुद के साथियों पर अटैक्स करते उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। जो सब देखकर तो वांग ज़ाओ पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ उस शमन पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें भी मार कर जाऊंगा। मगर चूंकि वो एक सिक्स लीफ शमन था तो वो वांग ज़ाओ के अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। साथ ही साथ उसने वांग ज़ाओ पर एक फायर स्पेल अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था। जो सब करने के बाद वो शमन गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम्हारे साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, ये सब कुछ बोरिंग हो चुका है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है उस शमन ने अपने हाथों को हवा में उठाकर फायरबॉल स्पेल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इस बार हम देखते हैं कि आसमान से 3 बड़े बड़े आग के गोले तेजी से जमीन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, जिन्हें देखकर तो वांग ज़ाओ को समझ आ जाता है कि उसकी मौत उसके सर पर आकर खड़ी हो चुकी है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ इससे पहले कि वो आग के गोले वांग ज़ाओ या फिर उसके साथियों को टच भी कर पाते, तभी अचानक हम लोगों को वहाँ पर वांगलिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि टूट जाओ। और वांगलिंग के बस ये कहते साथ ही वो आग के गोले अचानक से डिस्ट्रॉय हो गए, जो देखकर तो वो शमन भी सरप्राइज हो जाता है। और जब वो पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो उसे हवा में वांगलिंग दिखाई दिया, जो कि सीरियस फेस के साथ काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था। इसलिए वो शमन घबराते हुए कहता है कि ये तो कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर लगता है, भागो यहाँ से। और ये कहते साथ ही वो खुद के पपेट्स को लेकर तेजी से वहाँ से भागने लगा। मगर वांगलिंग दूसरी तरफ उसे इतनी आसानी के साथ कैसे जाने दे। हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने मॉस्किटो बीस्ट को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जिसे वांगलिंग ने तेजी के साथ उस शमन के पीछे रवाना कर दिया। और वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट भी यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से अपना डंग यहाँ उस शमन और उसके पपेट्स की बॉडी में गुनसाते उन्हें जान से मार डालता है, जिसके मरने के साथ ही हम देखते हैं कि वांग ज़ाओ के साथी भी दोबारा से नॉर्मल हो गए। और जब वांग ज़ाओ ऊपर की तरफ देखता है तो उससे वांगलिंग दिखाई दिया। वो बेशक वांगलिंग को अपने कजन की तरह तो नहीं पहचान पाता, लेकिन उसे ये जरूर याद था कि वो वांगलिंग से एक बार पहले भी मिल चुका है, जहाँ पर वांगलिंग ने वांग ज़ाओ से कहा था कि जब तुम नेंशियंट सोल लेवल पर पहुंचोगे तो तुम्हें तुम्हारी पास मेमोरीज मिल जाएगी। इसलिए वांग ज़ाओ धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग से कहता है तो ये तुम हो वही सीनियर जिसने हमारे हैंगयू माउंटेन पर सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करा था। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर वांग ज़ाओ को देखकर काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था। वो खुश होते हुए कहता है कितने साल गुजर गए, लेकिन तुमने भी कोर फॉर्मेशन की पीक तक खुद को पहुंचा ही दिया। जो सुनकर दूसरी तरफ वांग ज़ाओ एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अभी भी नेंशियंट सोल लेवल में नहीं पहुंच पाया हूँ। ये सुनकर वांगलिंग फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये कहते साथ ही वांगलिंग ने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वांग ज़ाओ के साथ शेयर कर दी थी। इस एनर्जी को लेकर वांग ज़ाओ कल्टिवेशन प्रैक्टिस करने लगा और इसी वजह से वांग ज़ाओ का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो अपने नेंशियंट सोल लेवल के अर्ली स्टेज में इंटर कर चुका। इसी वजह से वांग ज़ाओ को उसके पास्ट लाइफ मेमोरीज भी मिल चुकी थी। वो धीरे से खड़ा होकर यहाँ वांगलिंग के पास आते हुए कहता है कि ब्रदर वांगलिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरी वांग फैमिली से सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं, तो इसलिए शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वांग ज़ाओ एक लंबी सांस लेते हुए पुरानी यादों को याद करते हुए कहता है कि कितना कुछ बदल गया। एक टाइम तक कि हम दोनों ने मिलकर स्पिरिचुअल रूट टेस्ट किया था, आखिर हम में से किसने सोचा होगा कि हम इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ वांगलिंग वांग ज़ाओ की ये बात सुनकर कहता है कि वैसे सुजाकू प्लेनेट में आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर तो वांग ज़ाओ सरप्राइज हो गया और वो वांगलिंग से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे नहीं मालूम। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से सुजाकू प्लेनेट से बाहर गया हुआ था। ये सुनकर तो वांग ज़ाओ भी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में हैरान होते हुए कहता है कि वांगलिंग की कल्टिवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्या वो वॉइड में भी जाकर रह सकता है। लेकिन इसके बाद उसने वांगलिंग को बताना शुरू कर दिया था कि 3 साल पहले इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोगों ने अचानक से जमीन के नीचे से बाहर आकर हमारी सुजाकू कंट्री पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस पर सुजाकू एम्परर ने सारी की सारी कल्टिवेशन कंट्रीज को अपने साथ मिलाकर यहाँ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करी। लेकिन इमोर्टल ग्रेवयार्ड वाले लोग भी काफी ज्यादा चालाक है, उन्होंने पहले से ही सारी की सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। उन्होंने मेजर कल्टिवेशन कंट्रीज के अंदर पहले ही अपने 9 जासूसों को भेज दिया था, जो कि मेजर पोजीशन पर बैठे हुए थे। उनमें से सिर्फ 5 का ही पता लग पाया और जब जंग शुरू हुई तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला हो चुका था। इसी वजह से सुजाकू किंगडम को काफी नुकसान झेलना पड़ा और लगातार उन्हें पीछे की तरफ धकेला जा रहा था। आखिर में इस जंग का पासा पलटने के लिए कियानफेंग खुद इमोर्टल ग्रेवयार्ड के यंग मास्टर के साथ फाइट करता है, जो फाइट काफी जरा खतरनाक थी। ये फाइट लगातार 3 दिन और 3 रातों तक चलती रही, लेकिन फिर भी ये फाइट एंड में ड्रा हो गई, जिसकी
के साथ आखिरकार इमोर्टल ग्रेवयार्ड वाले लोग भी मजबूर हो गए कि वो हमारे साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर सके, मगर ये सिर्फ दिखावा था क्योंकि ये सीज फायर एग्रीमेंट एक और कंडीशन पर तय पाया, जिसमें सुजाको एम्परर ने सारे के सारे लेवल 3 के कल्टीवेशन कंट्रीज को यहाँ इमोर्टल ग्रेवयार्ड के हवाले कर दिया। वहाँ के अंदर के सारे बच्चे और सारे के सारे कल्टीवेटेड इमोर्टल ग्रेवयार्ड के हो गए, और चूंकि लेवल 3 की कंट्रीज को बचाने वाला कोई भी नहीं था, तो इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोग बारी बारी करके लेवल 3 की कंट्रीज पर अटैक करते रहे। कई सारी कंट्रीज को उन्होंने अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और कई सारों को मौत तक पहुंचा दिया। हमारी जाओ कंट्री भी एक लेवल 3 की कंट्री है, इसलिए हम लोगों को भी उनका मुकाबला करने के लिए काफी सारा मुश्किलें आ रही है। हम लोग हार की कगार पर पहुंच चुके हैं। बस अब हम लोगों का सिर्फ एक ही मिशन था कि हम लोगों को कुछ भी करके किसी लेवल 4 की कंट्री की मदद लेनी होगी ताकि हम अपनी जाओ कंट्री को बचा सके, या फिर वो हम लोगों को सिर्फ कुछ वक्त के लिए पनाह ही दे दे। जब हम लोग उनसे मदद मांगने के लिए गए तो ना सिर्फ उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार किया, बल्कि उल्टा उन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया। और जब मैं वापस आ रहा था तो अचानक से रास्ते में इन शमस ने हम पर हमला कर दिया। हमारी जाओ कंट्री के पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची, इसलिए वांगलिंग प्लीज क्या तुम मेरे साथ वापस जाओ कंट्री चलोगे? जो सुनकर वांगलिंग सोचने लगा। यहाँ पर वांगलिंग को देखकर नीचे की तरफ डाउ सेट के कुछ डिसाइपल अपने मास्टर से सवाल करते हुए कहता है कि क्या ये सीनियर हमें बचा सकता है, जिस पर वो मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल की ये सिचुएशन काफी जरा खराब है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारी मदद करना चाहेगा, क्योंकि जो भी हमारी मदद करेगा सुजाको एम्परर और साथ ही साथ इमोर्टल ग्रेवयार्ड वाले लोग सारे के सारे उसके दुश्मन हो जाएंगे। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी, दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जाओ कंट्री में आ गया, जहाँ पर हम लोग एक कैरेज को देखते हैं। उस कैरेज के अंदर जाओ किंगडम के किंग और साथ ही साथ क्वीन बैठे हुए थे, जो दोनों ही वांगलिंग के डिसेंडेंट है। टैंग फैमिली के खत्म होने के बाद वांग फैमिली ने ही जाओ कंट्री को संभाला था। यहाँ पर क्वीन काफी जरा परेशान दिखाई दे रही थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने सुना है कि कैपिटल से ऑलरेडी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोग सारे के सारे बच्चों को लेकर जा चुके हैं। मुझे अपने बेटे वांगयू की फिक्र हो रही है। तुमने जिस जगह के बारे में बताया, क्या सच में हम लोग वहाँ पर सेफ रहेंगे? इस पर जाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बताया था कि अगर हम लोगों पर कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो हमें कुछ भी करके अपने वांग फैमिली के एंसेस्ट्रल होम जाना चाहिए। वही जगह है जहाँ पर हम लोगों की जान बच पाएगी। जो सुनकर जाओ किंग हैरान होते हुए कहती है कि आखिर उस एंसेस्ट्रल होम में ऐसा स्पेशल क्या है? इस पर जाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि कैपिटल में जाने से पहले हमारी वांग फैमिली उसी एंसेस्ट्रल होम में रहा करती थी, और मैंने सुना कि कई सौ साल पहले एक बहुत ही पावरफुल हमारा एंसेस्टर कल्टीवेटर हुआ करता था जो वहाँ पर आया था। उसने जाते जाते एंसेस्ट्रल होम में कुछ आर्टिफैक्ट और आइटम्स छोड़े हुए थे जो कि हमारी हिफाजत कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स मुझे भी नहीं मालूम। जो सुनकर तो जाओ क्वीन रोती हुई कहती है कि हमारे जाओ कंट्री के पता नहीं सारे के सारे कल्टीवेटर आखिर कहाँ पर गायब हो गए। अगर वो लोग भी हमारे साथ होते तो शायद हम लोगों की जान बच जाती। इस पर जाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि वो सारे के सारे अपने सेट जा चुके हैं, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उस सेट पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स अपने सेट को बचाने के लिए एक फॉर्मेशन बनाकर बैठे हुए थे। लेकिन इमोर्टल ग्रेवयार्ड के ये शमन और सैवेजेस काफी ज्यादा ताकतवर थे, जो कि अटैक्स करते उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए सेट लीडर यहाँ पर मौजूद अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हैंग्यू माउंटेन पर पहुंच जाओ। अब सिर्फ वही जगह हमारी जान बचा सकती है। ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल तेजी से हैंग्यू माउंटेन की तरफ बढ़ने लगे। सिर्फ इस सेट की ये हालत नहीं थी, बल्कि दूसरी तरफ जुआनडाओ सेट की भी बिल्कुल ऐसी हालत थी, जहाँ हारने के बाद वो लोग भी तेजी से हैंग्यू सेट की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि अगर दोस्तों याद हो तो वहाँ के माउंटेन्स में वांगलिंग ने अपना एक बड़ा सा स्टैचू छोड़ा हुआ था, जिसके अंदर वांगलिंग के लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर थी। पीछे की तरफ जाओ किंग और जाओ क्वीन भी अपने बच्चे को लेकर यहाँ अपने एंसेस्टर होम पहुँच चुके थे, जहाँ उनके पीछे पीछे दो सैवेजेस भी आ जाते हैं और उन्होंने उनके गार्ड्स को जान से मार डाला। जिसके बाद वो यहाँ जाओ किंग के सामने आते हुए कहता है कि ये बच्चा मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने अपना बच्चा हमें दे दिया तो उसके बाद तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम मारे जाओगे। जिस पर जाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और ये कहते ही जाओ किंग ने फिर से अपने हाथ पर कट लगाते हुए अपने ब्लड को पीछे की तरफ एक टोकन पर लगा दिया, जबकि तभी ये सैवेज भी फिर से जाओ किंग पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ हैंग्यू माउंटेन पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ कंट्री के सारे इमोर्टल एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे और इन्हें सैवेजेस ने चारों तरफ से घेर रखा था। यहाँ पर उनमें से एक सैवेज हैरान होते हुए कहता है कि ये जाओ कंट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम सारे के सारे कल्टीवेटर इस माउंटेन के पास क्यों इकट्ठा हो गए? क्या तुम लोगों के पास यहाँ पर किसी तरह का ट्रेजर है? जो सुनकर दूसरी तरफ जुआनडाओ सेट का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मालूम करना है तो हम पर हमला करके देख लो। जो सुनकर तो सैवेज की ईगो हर्ट हो गई और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं खुद भी पता करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम लोगों को हमसे डर नहीं लग रहा। ये कहते ही वो सैवेज फौरन से वहाँ कुछ स्पिरिचुअल स्नेक्स को समन करते उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ जाओ
किंग और जाओ किंग पर भी हमला कर दिया गया था। लेकिन जब सामने से धुआं आता तो हमें देखने को मिलता है कि जाओ किंग और जाओ क्वीन तो बिल्कुल सही सलामत है। साथ ही साथ वहाँ पर एक जेड पेडेंट एक्टिवेट हो गया था जिसके अंदर से डेथ स्पेल निकलते हुए तेजी के साथ उन दोनों सैवेजेस को जान से मार डालता है। ये देखकर तो जाओ किंग काफी जरा खुश हो गया और वो अपने एंसेस्टर वांगलिंग का शुक्रिया अदा करने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हैंग्यू माउंटेन पर भी आ जाता है जहाँ पर वांगलिंग का वो बड़ा सा स्टैचू भी एक्टिवेट हो गया था जिसे जाओ कंट्री के लोग अपने एंसेस्टर के नेशनल ट्रेजर के नाम से भी जानते थे। और चूंकि स्टैचू के अंदर वांगलिंग की लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर थी तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल ड्रैगन्स तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए स्पिरिचुअल स्नेक्स को डिस्ट्रॉय कर चुके, जिसकी वजह से उन सैवेजेस को भी इंटरनल इंजरीज हो जाती है। तभी अचानक वहाँ पर उनका एल्डर आ गया जिसका नाम मूलवो था और वो एक 8 स्टार लीफ शमन था जो कि वांगलिंग के स्टैचू को देखते हुए कह रहा था कि ये तो एक डोमेन रेल्म का ट्रेजर है। ये ट्रेजर तो वैसे काफी सारा यूनिक है लेकिन इसको बनाने वाला ऑनर सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर था, इसलिए ये ट्रेजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन कि अगर वो खुद भी यहाँ पर आ जाए तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ। ये कहती मूलवो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल स्नेक समन कर लेता है जिसका इस्तेमाल करते उसने वांगलिंग के स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखकर जाओ कंट्री के कल्टीवेटर्स तो काफी ज्यादा घबरा गए थे कि अब हम क्या करें, हमारे एंसेस्टर का नेशनल ट्रेजर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ इस डोमेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद मूलवो खुश होते हुए कह रहा था कि बेशक ये डोमेन कमाल की है और ये ट्रेजर मुझे पसंद आए इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगा। ये कहते ही मूलवो ने वांगलिंग के उस कार्विंग स्टैचू को अपने पास रख लिया। साथ ही साथ वो खुश होते हुए कहता है कि ये ट्रेजर काफी सारा कीमती है और सिर्फ इसी की वजह से मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारना चाहता। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देता हूँ, अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दो और हमारा साथ दो। अगर तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ तो ये तुम लोगों के लिए सुजाकू कंट्री से तो ज्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ जाओ कंट्री के सारे कल्टीवेटर्स एक साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि जाओ कंट्री हमारी माँ है और हम इसे नहीं छोड़ने वाले। हम लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी तरह की सब लोगों ने नारेबाजियां करना शुरू कर दी जो बात तो मूलवो को गुस्सा दिला देती है, इसलिए वो दोबारा से यहाँ अपने स्पिरिचुअल स्नेक की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ठीक है फिर इसके साथ ही तुम लोग भी तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ मूलवो की ये कहते साथ ही उसने अपने स्पिरिचुअल स्नेक से तेजी से उन कल्टीवेटर्स पर हमला कर दिया, मगर इससे पहले कि वो स्पिरिचुअल स्नेक उनमें से किसी की भी जान ले पाता तभी अचानक वो हवा में फ्रीज हो गया क्योंकि हम देखते हैं कि उससे भी बड़े एक स्पिरिचुअल ड्रैगन ने उसे जकड़ कर रखा हुआ था और वो फौरन से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि स्पिरिचुअल ड्रैगन किसी और का नहीं बल्कि वांगलिंग का था। और ये स्पिरिचुअल ड्रैगन उन पुरानों से ज्यादा ताकतवर है जो कि अपने मुंह से आग निकलते हुए कई सारे सैवेजेस को जलाकर राख कर देता है। दूसरी तरफ मूलवो ने तो फौरन से अपने आसपास एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, मगर वो ये देखकर हैरान था कि आखिर ये हमला किसने किया। तभी अचानक आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से वांगलिंग निकलकर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन पर आकर खड़ा हो गया। यहाँ पर वांगलिंग की ये कूल एंट्री देखकर जाओ कंट्री के सारे कल्टीवेटर तो वांगलिंग को एंसेस्टर कहकर पुकारने लगे, जबकि मूलवो भी वांगलिंग को देखकर थोड़ा बहुत घबरा रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि इस लड़के को पहली नजर में देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सोल फॉर्मेशन की पीक पर है, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके पास कुछ मिस्टीरियस ताकतें हैं जिसकी वजह से मैं इसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। यहाँ जब मूलवो ये सब सोच रहा था तभी अचानक वांगलिंग उसकी तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ कहता है कि वो वुडन कार्विंग वापस करो। जो सुनकर तो मूलवो ने घबराते हुए फौरन से वो वुडन कार्विंग स्टैचू वांगलिंग के हवाले कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने चालाकी से उस पर एक तलिस्मान भी लगा दिया था जिसे वो फौरन से ब्लास्ट कर देता है। ये करके मूलवो के चेहरे पर तो स्माइल आ चुकी थी जैसे कि उसने कोई बड़ा तीर मार दिया, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट का इफेक्ट दोबारा से न्यूट्रलाइज होने लगा, जो देखकर तो मूलवो का चेहरा ही उतर जाता है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का मेरे अटैक को इतनी आसानी के साथ कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि ये तो एक मामूली से लेवल 3 कंट्री का एंसेस्टर है, आखिर ये इतना सारा ताकतवर कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का मॉन्स्टर हो। लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जो कहती मूलवो वहाँ से भागने लगा था, मगर अचानक ही उसके सामने एक वर्ल्ड पोर्टल ओपन हो गया जिसकी वजह से वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। पीछे से वांगलिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि मूलवो से कह रहा था कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी। ये सुनकर मूलवो काफी सारा घबराया हुआ था। वो वांगलिंग की तरफ देखकर कहता है कि सर सुजाकू कंट्री के साथ हम लोगों का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, यकीनन आप वो सीज फायर एग्रीमेंट तो नहीं तोड़ोगे। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं ये एग्रीमेंट तोड़ भी दूं तब क्या। जो कहती वांगलिंग ने फौरन से अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाल लिया और उसके अंदर से निकलने वाली सोल तेजी से मूलवो की तरफ बढ़ने लगी। जिनका मुकाबला करने के लिए मूलवो ने पहले अपने तलिस्मान ट्री को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उन सोल्स ने इस तलिस्मान ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए मूलवो को अपने सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल स्नेक को बाहर की तरफ निकालना पड़ता है, जो कि लगातार यहाँ उन सोल्स पर अटैक करते उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था।
साथ ही साथ मुलवो अपने मन में कहता है कि शायद मुझे रीइंकार्नेशन ट्री की पावर का इस्तेमाल करते खुद को यहाँ से टेलीपोर्ट करना होगा, वरना मैं मारा जाऊंगा। और यही सब सोचते मुलवो ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके रीइंकार्नेशन ट्री की पावर एक्टिवेट कर दी ताकि वो खुद को यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। मगर वांगलिंग एक बैरियर का इस्तेमाल करते उसका रास्ता रोक देता है, जिस बैरियर को दूसरी तरफ मुलवो ने अपने स्पिरिचुअल स्नेक का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग को मजबूरन अपने रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ा और इसकी वजह से हम देखते हैं कि कई सारी जंजीरें यहाँ मुलवो को जकड़ लेती है। अब मुलवो के पास यहाँ भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो वांगलिंग से कह रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी बॉडी पर स्पेल कर्स लग जाएगा, मेरे क्लैन एंसेस्टर तुम्हें देखते ही जान से मार डालेंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुमने मेरा नाम वांगलिंग सुना नहीं, मैं ऑलरेडी ही तुम्हारी इमोर्टल ग्रेवयार्ड के कई सारे एंसेस्टर और सीनियर्स को जान से मार चुका हूँ। जो नाम सुनकर तो मुलवो हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो आदमी नहीं हो सकते। मगर वांगलिंग दूसरी तरफ उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो यहाँ पर अपने चेन्स को टाइट करते उसकी बॉडी को ब्लास्ट करते उसे जान से मार डालता है। इस जंग के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जुआनडाओ सेट का लीडर फरसी यहाँ वांगलिंग के पास आकर उसे एंसेस्टर कहते उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगा। जो देखकर तो वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैं जाओ कंट्री का एंसेस्टर नहीं हूँ। इस पर जुआनडाओ सेट का लीडर जवाब देते हुए कहता है कि 200 साल पहले जब आपने यहाँ जाओ कंट्री में अपने सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, तभी आपको हमारे जाओ कंट्री के एंसेस्टर का टाइटल मिल चुका और आज के दिन तो आपने हमारे जाओ कंट्री को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी बचाया। तो इससे ये बात साबित होती है कि आप हमारे जाओ कंट्री के एंसेस्टर बनने के लायक है। यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा ही आपको हमारे जाओ कंट्री का एंसेस्टर मानता है। जो सुनकर तो वांगलिंग को वो पहला दिन याद आ गया जब वो इमोर्टल बनने के लिए घर से निकल रहा था। तब वांगलिंग की मॉम ने उससे कहा था कि अगर तुम फेल भी हो जाओ तो बेटा परेशान मत होना, क्योंकि हमारे लिए तुम हमेशा हमारे बेटे ही रहोगे, हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। और आज देखो वांगलिंग उसी कंट्री का एंसेस्टर बन चुका है जहाँ हर कोई वांगलिंग से प्यार और उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने वो वुडन कार्विंग स्टैचू दोबारा से हेंग्यू माउंटेन्स पर लगा दिया। साथ ही साथ इस बार वो यहाँ के कल्टिवेटर्स की मदद भी करने लगा, जहाँ वो उन्हें कल्टिवेशन पाथ के बारे में गाइडेंस देता है। साथ ही साथ कोर फॉर्मेशन की जितने भी कल्टिवेटर्स थे वांगलिंग ने उन सबकी मदद करते हुए उन्हें नेंशियंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करवा दिया। इवन जो कल्टिवेटर नेंशियंट सोल लेवल में पहुंच चुके थे वांगलिंग ने उन सबको आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में भी सिखाना शुरू कर दिया था ताकि वो लोग सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। इसके बाद वांगलिंग ने जाओ कंट्री के फॉर्मेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। ये फॉर्मेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर इन फॉर्मेशन को तोड़ पाएंगे। ये सब करने के बाद अब बाकी जो जाओ कंट्री की किस्मत होगी। वांगलिंग का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। जाने से पहले एक बार फिर से वांगलिंग अपने एंसेस्ट्रल हाउस जाता है जहाँ वो अपनी मरी हुई फैमिली को रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। वहाँ पर वांगसाओ भी मौजूद था, जहाँ जाते हुए वांगलिंग वांगसाओ से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुमने फैसला किया कि अब आगे तुम क्या करोगे। जिस पर वांगसाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है, मुझे वांग फैमिली ने बड़ा किया, इसलिए अब मेरा मिशन यही होगा कि मैं वांग फैमिली के डिसेंडेंट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करूं। जो सुनकर तो वांगलिंग भी खुश हो जाता है और वो वांगसाओ को पीछे की तरफ छोड़ते हुए कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे भी कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। और ये कहते ही वांगलिंग फौरन से सोल रिफाइनिंग साइट की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पीछे से वांगसाओ कहता है कि भाई अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सोल रिफाइनिंग साइट के बाहर मौजूद टेलीपोर्टेशन अरे पर आ जाता है, जहाँ वांगलिंग पहुंच चुका था। जहाँ पर आकर तो वांगलिंग सामने की तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है क्योंकि सोल रिफाइनिंग साइट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जैसे ही मास्टर डुंटिया ने भी वांगलिंग का ऑरा यहाँ पर महसूस किया, वो फौरन से वांगलिंग के सामने एक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त वांगलिंग आखिरकार तुम वापस आ गए। वांगलिंग भी फौरन से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।